आगे के टॉपिक अब इसमें स्टार्ट करते हैं। जो हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे अपना, ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, जैसे एक तो सबसे पहला टॉपिक हमने किया था फीचर्स की। इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे, कि वो बैकवर्ड था, इम्पोर्ट्स वगैरह पे डिपेंडेंस था, लोग कम पढ़े लिखे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन एक किया था। एक क्वेश्चन हमने इसमें किया था कि फिर एक्सप्लॉयटेशन होता था जो ब्रिटिशर्स करते थे। ठीक है, तो उसमें तीन तरह के एक्सप्लॉयटेशन थे। एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर का था, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और एक इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसके दो क्वेश्चन हम डिटेल में कर चुके थे, एग्रीकल्चर वाला और इंडस्ट्रियल वाला। ठीक है, ये एग्रीकल्चर वाला किया था, जिसका कोड हमने A+ ग्रेड करके बनाया था। 6 पॉइंट्स थे टोटल इसमें। ठीक है, और अपना एक हमने ये किया था क्वेश्चन ये वाला, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री की कैसी हालत थी, तो इसमें भी 6 पॉइंट थे हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इससे आगे का टॉपिक जो है हमारे पास, कि फॉरेन ट्रेड का कैसी पोजीशन थी। ठीक है, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। तो इसमें क्या सिस्टम है कि जो स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टर्म्स। एक तो सबसे पहली बात कि जो रॉ मटेरियल के तो हम एक्सपोर्टर थे और फिनिश्ड गुड्स के हम इम्पोर्टर बन गए थे। यानी कि कैसा सिस्टम था, देखो, ठीक है, यहाँ से हम रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट करते थे, बाहर भेजते थे। ठीक है, और यहाँ से हम फिनिश्ड गुड्स ये इंपोर्ट करते थे। इसका मतलब होता है कि जिन चीज़ों से सामान बनना है वो तो हम बाहर भेज देते थे। ठीक है, और जब वो रेडी हो जाता था तो रेडी हुआ हुआ सामान वापस इंडिया में आ जाता था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, नेट एक्सपोर्टर बन जाते थे। प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इसको हम प्राइमरी प्रोडक्ट बोलते हैं। प्राइमरी मतलब पहला रॉ मटेरियल। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इंडिया बिकम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल and primary products. On the other hand, it becomes the net importer of finished goods produced by British industries. ठीक है, अच्छा, अब ये मोनोपोली कंट्रोल में आ जाता था ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इट हैज़ 2 ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इसके 2 ऑब्जर्वेशंस निकल के आए कि जो 50% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड होना था उसका 50% से ज़्यादा सिर्फ ब्रिटेन से होता था। ठीक है, यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मान लो, जितनी भी अमाउंट तो मानते हो, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के लिए मैंने मान ली 50,000 रुपये, ठीक है, या 1 लाख रुपये मान ली, तो इस 1 लाख रुपये का आधा यानी कि 50% कितना हो गया, 50,000। तो 50,000 से ज़्यादा, 50,000 प्लस, यानी कि 50% प्लस, ये कहाँ से होता था, ओनली एंड ओनली ब्रिटेन से होता था हमारा। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, वाइल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, जब इंडिया से रॉ मटेरियल यहाँ पर मंगाते थे ब्रिटिश में, वाइल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश इंडस्ट्री। ठीक है, जब यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन में जाता था रॉ मटेरियल, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, फिर यहाँ से जब इम्पोर्ट होके आते थे गुड्स, प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो यहीं पर बना, और इनको बेचने के लिए कौन सी मार्केट मिलती थी, फिर इंडिया। तो क्या होता था, इंडिया से ही सामान मंगाते थे, फिर उसका प्रोडक्ट बनता था और वापस आके इंडिया में बिक जाता था। ठीक है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। क्या होता था कि एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे और इम्पोर्ट्स हमारे कम थे। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इम्पोर्ट्स कम थे, तो इसका मतलब हमारा फ़ायदा था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे थे और सामान हम कम मंगा रहे थे वापसी। लेकिन इस चीज़, हाँ, मतलब इस चीज़ को हम बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट्स कम हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं और इम्पोर्ट कम हो जाते हैं। ठीक, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल अवर एक्सपोर्ट एक्सीडेड अवर इम्पोर्ट, इट इम्प्लाइज अ सरप्लस ऑफ BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। दिस सरप्लस, ये जो सरप्लस फालतू हो रहा था, ये किस वजह से हो रहा था, फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, की जो हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे। प्राइमरी गुड्स मतलब रॉ मटेरियल,
नॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं, जो फिनिश्ड गुड्स या जो मशीन होगी वो नहीं हम करते थे, ठीक है। हम मेन जो प्राइमरी गुड्स हो गए उसी को एक्सपोर्ट कर देते थे, विच इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बोलते हैं, ठीक है। जो फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करती है कंट्री वो हमेशा फ़ायदे में रहती है, ठीक है। जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है वो नुकसान में रहती है, ठीक है। और रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट कर देना, इसी चीज़ को बोलते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। मतलब एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशन हमारी सही नहीं है, बैकवर्ड है। दिस सरप्लस वॉज यूज एज वार एक्सपेंसिस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो सरप्लस निकल के आया, इस सरप्लस से उन्होंने किस चीज़ के खर्चे किए, अपने जो डिफेंस वगैरह में, वार वगैरह में खर्चे लगा देते थे सारे के सारे। इसकी वजह से क्या होता था, वॉर एक्सपेंसेस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। इससे जो पैसे तो सारे खत्म हो गए, ठीक है। ड्रेन हो गई वेल्थ, ड्रेन मतलब खत्म हो गई, एज इट वाज नॉट यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे हमने पैसे जोड़े तो नहीं, ना कहीं इन्वेस्ट किए, इसको हमने क्या किया, खर्च कर दिया पैसों को। तो ये जो सरप्लस था ये वाला, ये इससे सिर्फ ब्रिटिशर्स का फ़ायदा हुआ था, इंडिया का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। ये 2 पॉइंट वैसे रिपीट ही थे, पहले कर चुके थे, ये नया पॉइंट था हमारे अकॉर्डिंग, ठीक। ये तीनों तरह के हमारे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, तीनों पॉइंट्स हमारी डिटेल में कवर अप हो गए पूरे, ठीक। अच्छा, अब आगे का टॉपिक देखो हमारे पास क्या है। जो नेक्स्ट टॉपिक अब है, ये है हमारे पास ये डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब कि कैसा सिस्टम था ब्रिटिश रूल में, मतलब इंडिया के अंदर जैसे कितने लोग पैदा होते थे, कितने मरते थे, ठीक है। बच्चों में कैसी कंडीशन थी, और अपना पढ़े लिखे कितने थे, और उनकी एवरेज एज कितनी थी। तो इस चीज़ को हम डेमोग्राफिक कंडीशन बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ें हाई से हैं पॉइंट, और 2 पॉइंट्स हमारे पास लो से हैं, ठीक। हाई, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थे। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब कि हर 1000 लोगों पर, ठीक है। जैसे 1000 पीपल हैं तो 1000 पीपल पर 48 तो लोग पैदा होते थे, बर्थ रेट था उनका, ठीक है। और 40 अराउंड उनका डेथ रेट, यानी कि 40 लोग मर जाते थे, ठीक। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट वर रिजल्ट ऑफ अ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री, ठीक है। गरीबी जो थी उसी की वजह से था सारा सिस्टम ये। उसके बाद बच्चों की बात करें तो हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मतलब जो बच्चे हो गए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल से कम के बच्चे थे, तो उसमें जो थे ना 1000 में 218 बच्चे मर जाते थे, 218, जो कि अब एट प्रेजेंट कितने 34 रह गए हैं सिर्फ 1000 के हिसाब से। इट इज़ अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर, यानी कि तब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं था, ठीक। अच्छा, उसके बाद लो क्या था फिर, कम क्या चीज़ें थी, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि पढ़े लिखे लोग कम थे। एवरेज लिटरेसी रेट वॉज 16%, तब सिर्फ 100 में से 16 लोग ही पढ़े लिखे होते थे, ठीक। और वुमेन की बात करें तो वुमेन में सिर्फ 7% था ये। दिस इंडिकेट्स द जेंडर बायस इन द सोसाइटी, तो यानी कि जेंडर के बेसिस पे भेदभाव होता था, बायसनेस होती थी, ठीक है। बायसनेस मतलब भेदभाव करना। तो ये हमारा सिस्टम था। उसके बाद फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जो एवरेज एज थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज एज लो एज 32 ईयर्स, यानी कि एक तरह से एवरेज एज, एक बंदा जो जीता था तो वो 32 साल तक जीता था, मतलब कोई ज़्यादा जीता था कोई कम, तो वो 32 साल आती थी एवरेज निकल के। जबकि अब ये एज कितने हैं यहाँ पर, 68 ईयर्स है। इट रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे मैंने फैक्ट्स टू रिमेंबर दिए हैं सारे, तो इसमें अपना लर्न कर लेना है फैक्ट्स टू रिमेंबर। 40 मतलब 48 बर्थ रेट था और 40 डेथ रेट था, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 218 था पहले पर थाउजेंड, जो कि अब सिर्फ 34 रह गया, ठीक है। परसेंटेज नहीं, ओनली 34। अच्छा, उसके बाद लिटरेसी रेट कितना था, 16% टोटल था, और वुमेन का लिटरेसी रेट सिर्फ 7% था, ठीक। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले 32 साल थी, अब वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 68 हो गई है, ठीक। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास छोटा सा है, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें 3 वही चीज़ें हैं बिल्कुल सेम,
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और अनबैलेंस ग्रोथ। ठीक, मतलब दो चीज़ें सेम है अवेलेबल पॉइंट। ऑक्यूपेशन मतलब होता था कि लोग क्या क्या काम करते थे, तो इसमें काम के अकॉर्डिंग तीन इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे पास। एक एग्रीकल्चर होता है, ठीक, एक होता है इंडस्ट्री होती है जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनते हैं, और एक जो होता है हमारे पास सर्विस सेक्टर होता है। तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, तो कितने लोग क्या क्या काम करते थे, इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि किस किस ऑक्यूपेशन में क्या क्या व्यापार करते थे या क्या क्या काम करते थे बेसिकली वो। ठीक, पहला पॉइंट एग्रीकल्चर, जो मेन सोर्स था ना, अधिकतर लोग क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर का। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इंडियन इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर। प्रीडोमिनेंटली मतलब जो मेनली बेस्ड थी ना जिस पर, वो एग्रीकल्चर ही था। और 72% पॉपुलेशन, यानी कि हर 100 में से 72 लोग एग्रीकल्चर का ही काम करते थे, और 28 लोग जो बचे कुचे थे वो दूसरा काम करते थे। तो मेन सोर्स क्या निकल के आता था हमारा, एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्री, एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि था लेकिन इनसिग्निफिकेंट था, ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस बेयरली 9%, यानी कि 100 में से सिर्फ 9 लोग ही वॉज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग एट्सेट्रा। तो वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो काम करते थे, खेती छोड़ के जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन का काम होता है, तो वो सिर्फ 9 लोग थे टोटल, ओनली 9%। अनबैलेंस ग्रोथ, ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस व्हेन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। जब यहाँ पे सारे सेक्टर बराबर बराबर डेवलप होते हैं ना, इक्वली डेवलपमेंट होता है, उस चीज़ को हम बैलेंस ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर ये मतलब सही ना हो सिस्टम, तो उस चीज़ को हम अनबैलेंस ग्रोथ कहते हैं। इंडिया में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी मतलब होता है हमारे पास इंडस्ट्रियल, और टर्शरी होता है थर्ड, यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है, आर इन इन्फेंट स्टेज एट दैट टाइम। इन्फेंट मतलब बिल्कुल ही शुरू हुए थे, स्टार्टिंग हुई थी इनकी। तो ये हमारे पास ये वाला चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा अब। ठीक है, इसके फिर जो है मतलब एक बार पूरा अच्छी तरह रिवाइज कर लेना चैप्टर ये पूरा का पूरा अपना कंप्लीट। ठीक है, और टॉपिक्स इसमें हमारे पास करने के लिए नहीं है। अभी चैप्टर हमारे हिसाब से फिनिश है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट, चैप्टर नंबर 2। ठीक, और एक बार नोट्स अपने वैसे राइट डाउन करके रखना, लिख के रखना अपने नोट्स जितने भी हैं टोटल।